मां शीला के रहस्य को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। शीला कौन? ओशो की सेक्रेटरी, जो कि उनका सारा कामकाज संभालती थी। आप उन्हें ओशो के आश्रम के मैनेजर के तौर पर भी जानते हैं। मां शीला का रहस्य क्या है, यह है हमारा अगला सवाल। क्या उनको पहचानने में ओशो से खुद गलती हो गई? स्वामी जी क्या कहेंगे? गलती नहीं हुई। सुनिए, ओशो का जब काम शुरू हुआ तो कैसे कौन कौन उनका सेक्रेटरी का रोल निभाए। सबसे पहले सेक्रेटरी थे हमारे कजिन ब्रदर प्रोफेसर अरविंद, उनका नाम था। बहुत बड़े ज्ञानी थे, यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, कॉलेज के प्रोफेसर थे। वो उनका सारा काम जबलपुर में संभालते थे। ओशो उनको प्रेम से भगत जी कह के पुकारते थे। अच्छा। बाद में जब उनका विवाह हो गया तो ओशो ने उनका नाम भी बदल दिया था। उनका नाम राम बाबू कर दिया था, उनकी पत्नी का नाम रमाबाई। बहुत ही सीधे साधे सज्जन पुरुष, साधु चित्त के व्यक्ति। ठीक है। इसके बाद ओशो जब बंबई आए तो अरविंद जी को वो साथ में नहीं लाए, क्योंकि किसी को भी परिवार से तोड़ना नहीं चाहते थे। वे कहते हैं आप जहाँ हो, जो कर रहे हो, अपना उत्तरदायित्व संभालो। तो अरविंद जी का विवाह हो चुका था, बच्चे हो चुके थे। ओशो उनको संग में बंबई नहीं लाए। बंबई में अब चूंकि दूसरा काम संभालना था, यहाँ पे गुजराती और मराठी भी बोलने वाले लोग आएंगे, अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी आएंगे। अरविंद भाई को, या मेरी जो बहन थी क्रांति दीदी उनका नाम था, उनको भी अंग्रेजी नहीं आती थी। तो नेचुरली उनके सेक्रेटरी का रोल अब किसी और को निभाना होगा। बंबई की कोई व्यक्ति हो सकती हैं। नहीं स्वामी जी, वो बात आपकी सही है। मैं धीरे से आता हूँ, शीला की बात पे आता हूँ। वहां पे स्वामी योग, क्योंकि शीला का जो दर्जा था वो किसी को हासिल नहीं हुआ, ये तो सच्चाई। मैं बताता हूँ, धीरे धीरे आऊंगा तो आपको पूरी सीक्वेंस समझ में आएगी। सेकंड, स्वामी योग चिन्मय एक हिंदू सन्यासी थे, उनका पुराना नाम था स्वामी क्रियानंद सरस्वती। अच्छा। बड़े योगी किस्म के व्यक्ति थे, उनको चुना गया सेक्रेटरी। लेकिन वो ध्यान में तो डूब सकते हैं, योगाभ्यास सिखा सकते हैं। वो जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व चाहिए, एक्सट्रोवर्ट, वो काम वो नहीं संभाल पा रहे थे। फिर तीसरा चुना गया मायोग लक्ष्मी को, बंबई की ही ये थी। इनका परिवार राजनीतिक विचारधारा वाला था। इनके भाई जो थे काकू भाई, वो ओशो से पहले जुड़े थे। अच्छा। माँ लक्ष्मी ने भी विवाह नहीं किया था। काकू भाई और लक्ष्मी बहन दोनों मिलकर देश सेवा में अपना जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन ओशो से मिलने के बाद ये ओशो की तरफ उन्मुख हो गए। ये योग्य महिला थी जिनका परिवार नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं, घर से फ्री हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, कुछ 6 घंटे रोज आ सकती हैं, जा सकती हैं। उन्होंने वह कार्य संभाला। जब विदेशी लोगों का आगमन बढ़ने लगा पूना आश्रम में, अब सवाल ये था कि मायोग लक्ष्मी उनसे डील नहीं कर सकती। ये इंडियन कल्चर में पैदा हुई हैं, शुद्ध गुजराती परिवार में बड़ी हुई हैं। विदेशी लोगों के साथ कांटेक्ट करने के लिए, संवाद करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इंडियन भी हो और अमेरिकन भी हो। शीला उस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी, है ना। शीला के ऊपर भी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। इनके पतिदेव का स्वर्गवास हो गया था, इनके कोई बच्चे नहीं थे। यह काम खूब अच्छे से उन्होंने निभाया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शीला का चुनाव जो है उसकी वजह ये थी कि वो मैनेजरियल स्किल्स में अच्छी थी, ये नहीं कि उन्होंने ओशो के विचारों को आत्मसात कर लिया था पूरी। जी नहीं, विचारों को आत्मसात करने वाला ज्ञानी ध्यानी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पुरानी कहानी सुनाई। ठीक है। जब अरविंद जी सेक्रेटरी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बुद्धिमान थे। ठीक है। स्वामी क्रियानंद सरस्वती जब सेक्रेटरी बने, बहुत बड़े ध्यानी थे, योगी थे। लेकिन बाहर की चीजें तो इससे नहीं चलती। आपको किसी पॉलिटिशियन से बात करनी है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करनी है, उसमें ज्ञान और ध्यान काम नहीं आएगा। तो उस काम में शीला अच्छी थी। इस काम में शीला अच्छी थी। तो एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति चाहिए, वह ओशो का कंप्लीमेंट्री होगा। ओशो तो दिन रात अपने भीतर समाधि में लीन है, सिवाय प्रवचन देने के 1.5 घंटे के, वो तो कुछ करते नहीं। ठीक है। आपने ये बताया कि आखिर शीला पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों किया ओशो ने, लेकिन ओशो के भरोसे का क्या शीला की तरफ से गलत फायदा उठाया गया, उनको धोखा दिया गया, उनकी जासूसी करवाई गई, ये सारे आरोप सही हैं क्या? देखिए, इन चीजों की चर्चा तो कोर्ट में हो चुकी है, सजा मिल चुकी है शीला को। अब इस मुद्दे को आज उठाने का तो कोई मतलब नहीं। ये बात है, सच है आप जो कह रहे हैं। उसने जासूसी की, सब जगह वायर टेपिंग करवाई, ओशो की भी वायर टेपिंग कराई, और कुछ कुछ अन्य क्रियाएं जो गैरकानूनी थी, वो सब तो कोर्ट में उजागर हो चुकी हैं, उसकी सजा वो भुगत चुकी है। आज इस मुद्दे को उठाने का तो कोई मतलब नहीं, 30 साल पुरानी बात हो गई, है ना। लेकिन इसके पीछे जो विचार है उसको पकड़िए, क्योंकि आगे वह विचार हमारे काम आएगा। लेकिन स्वामी जी, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आखिर वो कौन सी स्थिति थी जिसमें ऐसा लगा कि सब कुछ ओशो ने शीला को सौंप दिया है? वो बात नहीं कर रहे थे, मौन व्रत एक तरह का धारण किया हुआ था ओशो ने, और ऐसे में ओशो क्या सोच रहे हैं, उनके विचार क्या हैं, ये बाहर उनके भक्तों को आकर शीला ही बताती थी। तो एक तरह से शीला ही वो माध्यम हो गई थी जो ओशो और भक्त के बीच का माध्यम बन गई थी।
तो ये दर्जा तो किसी को हासिल नहीं हुआ। इसकी क्या सबसे बड़ी वजह आपको नजर इसकी आई? सबसे बड़ी वजह थी 24 मार्च सन 1981 को ओशो ने घोषणा कर दी कि आज के बाद वो प्रवचन नहीं देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। 1981 में? 1981 में जब भारत में थे तब उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद वो कभी नहीं बोलेंगे, वो सदा सदा के लिए मौन में जा रहे हैं। जो शब्दों में कहा जा सकता था मैं कह चुका, अब जो मौन में कहा जा सकता है, अब एक साइलेंट सत्संग होगा। तो ओशो आएंगे, 1 घंटा वो बैठेंगे सबके साथ, उठ के चले जाएंगे। बातचीत कोई नहीं होगी, कोई प्रश्न उत्तर नहीं होगा, कोई सूत्रों की व्याख्या नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एक बहुत गहरा ध्यान का प्रयोग जहां मौन में सब डूबेंगे 1 घंटा, ये शुरू हुआ। तो इसका लाभ शीला को मिल गया, क्यों अब वक्ता वही थी, ओशो की रिप्रेजेंटेटिव वही थी। वहां के मीडिया पर शीला छा गई। तो जहां ओशो को होना चाहिए तो वहां ओशो तो कुछ बोल नहीं रहे, वो तो किसी को इंटरव्यू दे नहीं रहे। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। हर जगह ओशो के साथ जो अगर कोई नजर आता था उनके सबसे ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा भरोसेमंद के तौर पर तो वो शीला ही थी। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जी, आप अपनी बात कंप्लीट। तो शीला को लगा कि अब जैसे वही सर्वे सर्वा है, ओशो तो अब जिंदगी भर बोलेंगे नहीं, वो तो कभी किसी के संपर्क में आएंगे नहीं, उनको तो कुछ पता चलेगा नहीं कि क्या हो रहा है। यह जो बीच का गैप था, इसका उसको फायदा मिल गया, है ना। कोई और सवाल आप? जी। माँ शीला का ओशो के साथ क्या संबंध था, अच्छा बुरा? क्योंकि जितना मैंने सुना है माँ शीला ने कभी ध्यान नहीं किया, और अगर को किसी को हम गुरु मानते हैं और जो वो गुरु लोगों को सिखा रहा है कि ध्यान करना है, लेकिन जो गुरु के साथ सबसे ज्यादा समय बिताती है, जो उनकी प्रिय है, अगर वही ध्यान नहीं कर रही है तो ओशो को तो पता होगा कि यार ये ध्यान नहीं कर रही है, तो उन्होंने कैसे भरोसा किया और क्यों? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका होती है, उसके लिए वह उपयुक्त होता है ना। पहले मैं एक छोटी सी दूसरी कहानी सुना दूं। एक स्वामी आनंद संत थे जो पूना आश्रम में गेट पे दरबान का काम किया करते थे, पंजाब के पहलवान थे, भारी तगड़, है ना। एक बार किसी ने कहा ओशो से, प्रश्न में पूछा कि स्वामी आनंद संत अच्छा व्यवहार नहीं करते, हम लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, डांटते डपटते हैं, प्रेमपूर्ण नहीं है, उनको आपने दरबान, मुख्य दरबान क्यों बना दिया? ओशो ने कहा इसलिए तो बनाया, जब मैंने उसको पहली बार देखा था, जिस प्रकार वो कैथारसिस कर रहा था सक्रिय ध्यान में, उससे देख के पता चल गया कि आदमी अंट शंट है, इसलिए उसका नाम आनंद संत मैंने रख दिया। वह दरबान के योग्य है, दरबान का काम हमको लेना होगा। वहां कोई ध्यानी पुरुष को थोड़ी बिठाएंगे जो नासाग्र दृष्टि साथ के आज्ञा चक्र पे ध्यान कर रहा हो और भीतर कोई चोरो चक्का घुस जाए। वहां हमको ऐसा व्यक्ति बिठाना होगा जो अंट शंट लोगों से डील कर सके। वहाँ चोर भी आएंगे, उपद्रवी भी आएंगे, असामाजिक तत्व भी आएंगे, सब प्रकार के लोग आएंगे, तो वैसा व्यक्ति चाहिए वहां पर। याद रखिए, मैनेजर का पोस्ट किसी ध्यानी व्यक्ति से नहीं संभाला जा सकता। ये तो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किस्म का हो, जिसको ध्यान में कोई रुचि ही ना हो, ऐसा व्यक्ति संभाल सकता है। इसलिए ओशो किसी ध्यानी ज्ञानी व्यक्ति को यह पोस्ट नहीं देंगे। एक दूसरा उदाहरण समझाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस परम भक्त थे, लेकिन उन्होंने अपना किस शिष्य को चुना? विवेकानंद को चुना। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो काम नहीं कर सकते तो वह विवेकानंद कर सकते हैं। विवेकानंद के पास तर्क शक्ति है। रामकृष्ण सीधे साधे ग्रामीण व्यक्ति हैं, अनपढ़ व्यक्ति हैं, लेकिन वहां उनका चुनाव सफल रहा। यहां पर ऐसा लगता है कि ओशो का चुनाव सफल नहीं रहा। क्या वाकई शीला को पहचानने में ओशो से भूल हुई? ये मानते हैं आप, हाँ या ना? नहीं, भूल नहीं हुई। ओशो क्षणजीवी हैं, उनकी पहले विचारधारा को खूब अच्छे से समझ लीजिए। वो भविष्य को देखकर चीजें तय नहीं करते, ना ही अतीत को देख के करते। नॉट इंटरेस्टेड इन पास्ट और फ्यूचर। इस क्षण में जो उचित लगा वो उचित है। वो कभी पीछे पलट के ये भी नहीं कहते कि सही है कि गलत है, पीछे पलट के वो देखते ही नहीं, और ना ही भविष्य का हिसाब लगा के कोई चीज को करते हैं। तो उनके निर्णय क्षणिक हैं, उस क्षण में हैं, और यही भी हमको सिखाते हैं वर्तमान क्षण में जियो। तो उस क्षण उनको जो ठीक लगा वैसा उन्होंने किया। वो आगे चलकर सही साबित नहीं हुआ। देखिए, हर व्यक्ति की संभावना होती है, शुभ और अशुभ दोनों उसके भीतर विराजमान होते हैं। वो शुभ की दिशा में भी जा सकता है तो फिर अशुभ में भी जा सकता है। जो ऊंचे पर्वत पर चढ़ सकता है वो खाई में गिर भी सकता है, बल्कि जितने ऊपर चढ़ेंगे उतने नीचे गिरने की संभावना हो जाएगी। एक समझिए, छोटा सा एक एमएलए या एमपी है, वो बड़ा भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो बड़े मंत्री पद पर पहुंच गया है, मुख्यमंत्री बन गया है, ठीक है, तो फिर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है। ठीक है।